अंजलि को देखते ही बाबा ने रोना शुरू कर दिया था और माँ चिल्लाना शुरू कर दी थी। माँ बोली, बाप ने बुला लिया और बेटी दौड़ी चली आई। अरे हम मियाँ बीवी के बीच में पढ़ने का हक किसी को भी नहीं है। आज हम झगड़ रहे हैं तो कल प्यार भी करेंगे। 55 साल हमने साथ गुजारे हैं। मैं अपने बीच में किसी को भी आने नहीं दूंगी। मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। कहते हुए बाबा बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम जहाँ भी जाओगे मैं भी साथ चलूंगी। माँ बोली, तुम दोनों आपस का झगड़ा बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है। यह मुझे नोचती है, नोच नोच कर पूछती है कि ईशा के साथ मेरा क्या संबंध थे। जब मैं बताता तो विश्वास नहीं करती और नोचना शुरू कर देती है। अच्छा दिखाओ तो कहाँ नोचा है, झूठ बोलते हो, नोचती हो तो कहीं तो निशान हो गए। बाबा दिखाओ तो कहाँ नोचा है। बाबा फिर रोने लगे, बोले, तेरी माँ पागल हो गई है, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। इतना कहते हुए उन्होंने अपना पैजामा उतारना शुरू किया। माँ तुरंत बोली, अरे पैजामा क्यों उतार रहे हो, अब बेटी के सामने भी लंगे हो जाओगे, तुम्हें तो लंगे होने की आदत है। बाबा ने पैजामा नीचे करके दिखाया। उनके जांघों और नितंबों पर कई जगह नीले पड़े हुए थे, कई दाग तो जख्म में बदलने लगे थे। वह बोले, देख तेरी माँ मुझे यहाँ नोचती है ताकि मैं किसी को ना दिखा पाऊँ, पीछे मुड़कर दवा भी ना लगा सकूं। हाँ मैं नोचूंगी, जितना कष्ट तुमने मुझे दिया है उतना ही कष्ट मैं भी तुम्हें दूंगी। इतना कहते हुए माँ उठी और एक बार जोर से बाबा की जांघ पर चूंटी काट दी। बाबा दर्द से तिलमिला उठे और अंजलि के पैरों पर गिरकर बोले, बेटी मुझे इस नर्क से निकाल ले, मेरा अंत भी नहीं आता है, मुझे कोई दवा दे दे ताकि मैं हमेशा के लिए सो जाऊं। अरे ऐसे कैसे मरेगे, तड़प तड़प के मरेगे, तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ेंगे, माँ चीखी। 24 घंटे पहले ही अंजलि का फोन बजा था। सुबह के 9 बज चुके थे पर अंजलि अभी तक सो रही थी। उसके सोने का समय सुबह 4 बजे से शुरू होता है और फिर 9-10 बजे तक सोती रहती। अंजलि के पति आकाश मर्चेंट नेवी में थे, इसलिए अधिकतर समय उसे अकेले ही बिताना पड़ता था। उसे बहुत डर लगता था, इसलिए सो नहीं पाती थी। सारी रात उसका टेलीविज़न चलता था। उसे लगता था कि बाहर वालों को ऐसा लगना चाहिए कि इस घर में रात को भी रौनक रहती है। सुबह 4 बजे जब दूध की लॉरी बाहर सड़क पर आ जाती और लोगों की चहल-पहल शुरू हो जाती तो वह टेलीविज़न बंद करके नींद के आगोश में चली जाती थी। काम वाली बाई भी 11 बजे के बाद ही आकर घंटी बजाती थी। उसने फ़ोन की घंटी सुनी तो वह उठने के मूड में नहीं थी। उसे लगा था कि आधी रात को कौन उसे जगा रहा है, पर एक बार काट दी, फिर घंटी बजनी शुरू हुई तो बजती ही चली गई। उसने फोन उठाया तो उधर से बाबा की आवाज सुनाई दी, हेलो अंजू, तेरी माँ मुझे मारती है, कहकर उनके रोने की आवाज आनी शुरू हो गई। अंजलि एकदम परेशान हो उठी। उसके पिता उसे प्यार से अंजू ही बुलाते थे। 80 साल के पिता फोन पर उससे बता रहे थे कि 70 साल की माँ उन्हें मारती है। यह कैसे संभव हो सकता है? आप रो क्यों रहे हो? माँ कहाँ है? उन्हें फ़ोन दो। मैं बाहर से बोल रहा हूँ। घर में उसके सामने उसकी शिकायत नहीं कर सकता। इतना कहकर वहाँ फिर रोने लगे थे। क्यों मारती है माँ? कहती है कि ईशा राव से मेरा इश्क था। कौन ईशा राव बाबा? वही हीरोइन जिसको मैंने प्रमोट किया था। पर इस बात को तो 40 साल हो गए होंगे। हाँ, 40 से भी ज़्यादा। आज माँ को वहाँ सब कैसे याद आ रहा है? मैं नहीं जानता, मुझे लगता है कि वहाँ पागल हो गई है। मैं घर नहीं जाऊँगा, वह मुझे नोचती है, नोच-नोच कर खून निकाल देती है, बाबा ने कहा और फिर रोने लगे। आप अभी तो घर जाओ, मैं माँ से बात करूँगी। नहीं, उससे कुछ मत पूछना, वह मुझे और मारेगी। अच्छा नहीं पूछती, आप घर जाओ, नहीं तो वह परेशान हो जाएगी। अच्छा जाता हूँ, पर तू आकर मुझे ले जा, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। जल्दी ही आऊँगी, आप अभी तो घर जाओ। बाबा ने फ़ोन रख दिया था। अंजलि ने भी फ़ोन रखा और अपनी शून्य हुई चेतना को वापस लाकर सोचना शुरू किया। पहला विचार यही आया कि माँ को पागल बनाने वाली यहाँ ईशा राव कौन थी और वहाँ 40 साल पहले वाले ज़माने में पहुँच गई। तब वहाँ 12 साल की रही होगी और 7वीं कक्षा में पढ़ती होगी। तब उसके बाबा एक प्रसिद्ध फिल्मी पत्रिका के संपादक थे।
माँ और बाबा का उठना बैठना लगातार फिल्मी हस्तियों के साथ ही होता था। दोनों लगातार सोशल लाइफ में ही मस्त रहते थे। अपने बच्चों के लिए भी उनके पास समय नहीं था। उनकी दादी माँ ही उन्हें पाल रही थी। रात भर पार्टियों में पीने के बाद दोनों जब घर लौटते तो आधी रात हो चुकी होती थी। जब अंजलि और रोहन स्कूल जाते तब वे दोनों गहरी नींद में होते थे। जब अंजलि और रोहन स्कूल से लौटते तो बाबा अपने काम से और माँ किटी और ताश पार्टी के लिए निकल चुकी होती। स्कूल में भी सबको पता था कि उसके पिता फिल्मी लोगों के साथ ही घूमते हैं, इसलिए जब भी कोई अफवाह किसी हीरोइन के बारे में उड़ती तो उसकी सहेलियां उसे घेर लेती थी और पूछती, क्या सच में राजेंद्र कुमार तलाक देकर मीना कुमारी से शादी कर रहा है? दूसरी पूछती, क्या देवानंद अभी भी सुरैया के घर के चक्कर लगाता है? सच बता, क्या तूने नूतन को देखा है? सुना है देखने में वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी पर्दे पर दिखती है। ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर अंजलि के पास नहीं होता था, क्योंकि उसकी दादी बच्चों को फिल्मी दुनिया की खबरों से दूर ही रखती थी। पर एक बार ऐसा जरूर हुआ जब माँ उसे अपने साथ ले गई थी। कार के किनारे खड़ी कर उन्होंने कहा था, देखो उस घर में जाओ, बाबा वहाँ है। तुम थोड़ी देर वहाँ बैठना और सुनना ईशा और बाबा क्या बातें कर रहे हैं और कैसे बैठे हैं। वह पहला अवसर था जब वहाँ किसी हीरोइन के घर जा रही थी। उसने अपनी फ्रॉक को ठीक किया था, बालों को संवारा था और कमरे में अंदर चली गई थी। उसने बस इतना ही सुना था कि कोई नई हीरोइन है और अगले ही महीने एक प्रसिद्ध हीरो के साथ एक फिल्म में आने वाली है। नमस्ते कहकर वहाँ बैठ गई थी। बाबा ने पूछा, कैसे आई हो? माँ कहाँ है? उसने उत्तर दिया था, माँ बाजार गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। बाबा ने बैठने का इशारा किया था और फिर ईशा से बातें करने में व्यस्त हो गए थे। अंजलि के कान खड़े थे। माँ ने कहा था कि सब बातें ध्यान से सुनना और फिर उसे यहाँ भी देखना था कि बाबा और ईशा कैसे बैठे हुए हैं। उसने ध्यान से देखा था कि ईशा ने बहुत सुंदर स्कर्ट ब्लाउज पहना हुआ था और वहाँ आराम से सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ में एक सिगरेट थी जिसे वहाँ थोड़ी थोड़ी देर में पी रही थी। बाबा पास ही एक कुर्सी पर बैठे थे और दोनों लगातार फिल्म पब्लिसिटी की ही बातें कर रहे थे। आधा घंटे बाद माँ ने ड्राइवर को भेजकर उसे बुलवा लिया था। बाबा वहीं रह गए थे। तीनों वहाँ ईशा का प्रमोट करने का काम भी कर रहे थे। किसी भी नए हीरो या हीरोइन को प्रमोट करने के काम के लिए बाबा को काफी रुपये मिलते थे और माँ को ऐसे धन की आदत पड़ गई थी। उनका जीवन ऐशो आराम से भरा था। आए दिन नए शहर में जाना, 5 सितारा होटल में रुकना, रंगीन पार्टियों का मजा लेना उनकी आदत में शुमार हो गया था। तब उन्होंने भी यहाँ उड़ती सी खबर सुनी थी कि बाबा उस हीरोइन पर ज्यादा ही मेहरबान है। पर उसके द्वारा जो धन की वर्षा हो रही थी उसने माँ के दिमाग को बेकार कर दिया था। माँ को तो बस भरे हुए पर्स से ही मतलब था। जब माँ को तनाव होना चाहिए था तब तो कुछ नहीं हुआ, पर कुछ साल बीत जाने के बाद उन्होंने बाबा को क्रोधना शुरू कर दिया था। वह कहती, अच्छा सच सच बताना, ईशा को तुम प्यार करने लगे थे क्या? बाबा बोलते, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें पता है कि पब्लिसिटी के लिए क्या क्या कहानियाँ बनानी पड़ती है। तुम तो लगातार मेरे साथ ही फिरी, अब क्यों पूछ रही हो? अब तक बाबा का काम हो गया था। बाजार में और भी कई फिल्मी पत्रिकाएं आ चुकी थी। जवान और चालाक सेक्रेटरी हीरो हीरोइन को संभालने के लिए आ चुके थे। ऐसे भी कभी कभी ही थोड़ा सा काम मिलता था। पैसे की भी काफी तंगी हो गई थी। जवानी में बाबा ने पैसा बचाया नहीं और अब पुरानी आदतें छूट नहीं पा रही थी, इसलिए माँ और बाबा में भी आपस में कहासुनी होनी शुरू हो गई थी। अब तक अंजलि विवाह योग्य हो चुकी थी और उसने अपना जीवन साथी स्वयं ही चुन लिया था। रोहन भी काम की तलाश में अमेरिका पहुंच गया था। आदतें और अनियमित दिनचर्या के कारण बाबा की सेहत भी डगमगाने लगी थी। चारों तरफ से दबाव ही दबाव था। माँ के गहने बिकने शुरू हो गए थे। ऐसे में जब भी माँ का कोई गहना बिकता, अपना गुस्सा इसी प्रकार से बाबा से प्रश्न करके निकालती। कभी पूछती, अच्छा उस साल दिवाली पर तुमने उसके घर पर रात गुजारी थी ना? घर में और भी कोई था या तुम दोनों अकेले थे?
बाबा जो भी उत्तर देते उस पर उन्हें विश्वास नहीं होता। ढलती उम्र, बालों में फैलती सफेदी और कमजोर होते अंग प्रत्यंग उन्हें अत्यंत शंकलु बनाते जा रहे थे। तब तक केवल माँ की जबान ही चलती थी। फिर अंजलि का विवाह हो गया और वहाँ विदेश चली गई। उसके पति की नौकरी भी अच्छी थी, इसलिए वहाँ हर महीने माँ और बाबा के लिए भी पैसे भेजती थी। घर उनका अपना था, इसलिए आधा घर किराए पर दे दिया। वहाँ से भी हर महीने पैसा मिल जाता था। इस प्रकार दोनों का गुजारा भली प्रकार से चल रहा था। बीच बीच में अंजलि का चक्कर मुंबई का लगता रहता था, पर तब उसने कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि दोनों का आपस में झगड़ा किस बात को लेकर होता है। माँ कभी कभी उसे भी जली कूटी सुना देती थी। बोलती है, अरे बाबा ने जीवन में बहुत मस्ती मारी है, अभी वैसा नहीं है, इसलिए झुंझलाए रहते हैं। अब इस बूढ़े को कौन मुंह लगाएगा। माँ चुप हो जाओ, बाबा के लिए ऐसे कैसे बोलती हो, तुम भी तो मस्ती मारती थी। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ताश खेलती थी, इनकी मस्तियाँ तो एडवांस ही होती थी। अंजलि डांट कर माँ को चुप करा देती थी। उसने तो दोनों को जीवन में मौज मस्ती करते ही देखा था। अगर दादी नहीं होती तो उन दोनों भाई बहन का बचपन पता नहीं कैसा बीतता। कुछ सालों बाद अंजलि भारत लौट आई थी। उसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए चेन्नई को चुना था। अंजलि के पति साल में 2 ही बार छुट्टी पर चेन्नई आते थे। अब साल में 1 बार वहाँ भी माँ बाबा को बुला लेती थी। 1 माह बीतने के बाद वे मुंबई लौट जाते थे। जितने दिन बेटी के पास रहते बहुत सुख सुविधा में रहते, पर उनकी जड़ें तो बम्बई में थी, इसलिए उन्हें वहां लौटने की भी जल्दी रहती थी। जितने दिन वे दोनों बेटी के पास होते उतने दिन उनमें झगड़ा नहीं होता था। पर अंजलि ने देखा था कि माँ का व्यवहार थोड़ा अजीब होता जा रहा है। बाबा को दुखी देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। यदि बाबा को कोई चोट लग जाती तो वहाँ थालियां बजाने लगती थी। उनकी इस बचकानी हरकत पर अंजलि को बहुत गुस्सा आता था और वहाँ माँ को डांट भी देती थी। लेकिन आज के फोन ने अंजलि को हिला कर रख दिया था। इतने बूढ़े पिता को उनकी जीवन संगनी ही मार रही है और वहाँ किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। उसने कुछ सोचा और मुंबई अपने मामा को फोन मिलाया। वहाँ फोन पर बोली, मामा, माँ और बाबा कैसे हैं? क्या आपका चक्कर उनके घर का लगा? नहीं, मैं 1 महीने से उनके घर नहीं गया हूँ। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं कहीं भी आता जाता नहीं हूँ। क्यों, क्या बात है? उनका हालचाल जानने के लिए उनको फोन करो। सुबह बाबा का फोन आया था, रो रहे थे, मुझे बुला रहे हैं, आप जरा देखकर आइए, क्या बात है? इतनी दूर से आना आसान नहीं है। तुम कहती हो तो आज ही दोपहर को चला जाता हूँ, तुम मुझे वहीं बात कर लेना। ठीक है, मैं 2 बजे फोन करूँगी, कहकर अंजलि ने फोन रख दिया। अब किसी भी काम में अंजलि का दिल नहीं लग रहा था। समय बीतने के लिए उसने पुराना एल्बम उठा लिया। बाबा और माँ की फोटो हर हीरो हीरोइन के साथ थी। ईशा राव के साथ एक फोटो में उसने माँ बाबा को देखा। राव कितनी खूबसूरत थी। अंजलि ने तो उसे पास से भी देखा था। उसकी गुलाबी रंगत देखते ही बनती थी। ईशा राव की सुंदरता के आगे माँ फीकी लग रही थी। इस फोटो में बाबा ने दोनों औरतों के गले में बाहें डाली हुई थी। ईशा की सुंदरता देखकर अंजलि ने सोचा तब माँ को जरूर हीन भावना होती होगी, पर बाबा का काम ही ऐसा था कि वह उनके काम में बाधा नहीं डाल सकती थी। ईशा राव को प्रमोट किया जा रहा था, तब बाबा का अधिक से अधिक समय उसके साथ ही बीतता था। तब माँ अपनी किटी पार्टियों में व्यस्त रहती थी, हर जगह वह बाबा के साथ नहीं जा सकती थी। तब का मन में दबा हुआ आक्रोश बन मानसिक विकृति बनकर उजागर हो रहा था। कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मानसिक अवस्था कितना घिनौना रूप ले सकता है। तो बजते ही अंजलि ने मुंबई फोन मिलाया। मामा ने फोन उठाया और बोले, तुम जल्दी आ जाओ, यहाँ के हाल ठीक नहीं है। मैं तुम्हें फोन पर कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। फोन रखते ही अंजलि ने शाम की फ्लाइट पकड़ी और रात के 10 बजे तक घर पहुँच गई। उन दोनों की हालत देखकर अंजलि भी रो पड़ी। अकेले वहाँ दोनों को नहीं संभाल सकती थी। उसने अपने बड़े बेटे को फोन करके बेंगलोर से बुला लिया। उसने भी दोनों की हालत देखी और दुखी हो गया। दोनों माँ बेटे ने बहुत दिमाग लगाया और इस फैसले पर पहुँचे कि माँ और बाबा को अलग अलग रखा जाए। अंजलि बाबा को अपने साथ ले गई और माँ को एक नर्स और एक नौकरानी के सहारे छोड़ दिया। माँ को बहुत समझाया और साथ में धमकी भी दे डाली, सुधर जाओ नहीं तो मेंटल हॉस्पिटल में डाल देंगे, तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। एक छोटे बच्चे की तरह बाबा अंजलि का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकले
और तेजी से जाकर कार में बैठ गए। उस अप्रत्याशित मोड़ में माँ को स्तंभित कर दिया था। वह शांत होकर अपने बिस्तर पर लेटी रही और नर्स ने उसे नींद की गोली देकर लिटा दिया। कल से ही उनका इलाज शुरू होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो हमें ज़रूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी भी पढ़कर सुनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।